नाजरीन सलामुअलैकुम। एक मुलाकात डॉक्टर के साथ के इस एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं डॉक्टर फरहाना चोगले एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हूँ, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापा कम करने की सर्जरी। ये इंडिया में काफ़ी सालों से है, मगर कौन ये सर्जरी कर सकता है, इस सर्जरी से कितना फ़ायदा होता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं, इसके बारे में हम सब अनजान हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर अपर्णा से। डॉक्टर अपर्णा मास्कर ने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्पेशली सिंगल इंसिजन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया है। ये मुंबई के कॉर्ड्स को डॉक्टर लखड़ावाला के साथ लीड करती हैं। साथ ही साथ ये सैफी हॉस्पिटल में चीफ बेरियाट्रिक सर्जन की तरह काम करती है। डॉक्टर अपर्णा मास्कर एशिया की यंगेस्ट वुमेन है जिन्हें अक्रेडिटेशन मिला है ICE यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर बेरियाट्रिक एक्सीलेंस के लिए। डॉक्टर अपर्णा इंटरनेशनल बेरियाट्रिक क्लब जो न्यूज़लेटर है उसकी एसोसिएट एडिटर भी है और उसके साथ ही काफ़ी इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। सो प्लीज़ वेलकम ऑन द शो डॉक्टर अपर्णा। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। हाय फरहाना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैम, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी जिसे कहा जाता है, ये एग्जैक्टली क्या होता है? क्या हर कोई बेरियाट्रिक सर्जरी करा सकता है? ओके, सो बेरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली मोटापा कम करने के लिए सर्जरी होती है। तो इसमें हम लोग स्टमक का साइज़ रिड्यूस करते हैं या फिर इंटेस्टाइन्स को रीअलाइन करते हैं। तो वेरियस तरह की सर्जरीज होती हैं, 3 या 4 प्रकार की सर्जरीज होती हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए सर्जरी एडवाइस की जा सकती है। तो हमारी गाइडलाइंस हैं जिसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं सर्जरी। सो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर पेशेंट है, हम लोग BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। सो अगर पेशेंट का BMI 37.5 है तो उसके किसी भी पेशेंट जिसका BMI 37.5 एंड अबव है तो हम लोग उनको बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। BMI का एक फॉर्मूला होता है जिसको weight in kg, yes, so you know that yourself. So अगर पेशेंट का वेट 37.5 है और कोई भी बीमारी साथ में नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, तो भी हम लोग पेशेंट को सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। सेकंड, जो ग्रेड 2 ओबेसिटी होती है जिसमें कि पेशेंट का BMI कम हो, जैसे कि 32.5 और उससे ज़्यादा अगर है पर उसके साथ में उनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या PCOD है, जॉइंट पेन्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी और बीमारी अगर है, तो अगर हम उनका 32.5 BMI है और 2 ऐसी बीमारियां हैं तो भी हम उनको सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी आती है, अगर BMI 30 के ऊपर है लेकिन पेशेंट को अब्डोमिनल ओबेसिटी है, तो अगर उनकी वेस्ट अगर फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और मेल्स में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, प्लस डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कोई भी बीमारी है, तो फिर वो सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सिर्फ मोटापा ही क्राइटेरिया नहीं होता है, साथ की बीमारियां भी उसके ज़रूरी हो जाती हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना बेरियाट्रिक सर्जरी जो होती है वो मोटापा कम करने के लिए होती है, मगर हर कोई उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। जैसे मैम ने क्राइटेरिया बताया, आपका BMI यानी आपका वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप उस कैटेगरी में फिट होते हैं, आपको कोई बीमारी है नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसाइड करने के लिए कि आप बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं या नहीं। तो मैम, ये जो क्राइटेरियाज आपने बताए हैं, ये इंडियंस के लिए अलग होते हैं, फॉरेनर्स के लिए अलग होते हैं, कि वर्ल्ड वाइड ये क्राइटेरियाज अप्लाई किए जाते हैं? थोड़ा डिफरेंस है इंडियन बॉडी टाइप में और वेस्टर्न बॉडी टाइप में। सो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसके ऊपर से हमको ये पता चला है कि जो इंडियंस का बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो जैसे कि अगर मेरा वेट आज 60 किलोज़ है और अगर कोई अमेरिकन पर्सन है उसका वेट 60 किलोज़ है, तो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज उससे कहीं ज़्यादा होगा, तो मेरे चांसेस डायबिटीज़ होने के ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से WHO क्राइटेरिया जो इंडियंस के लिए हैं वो थोड़े लोअर BMIs पे हम लोग सर्जरी पेशेंट्स के लिए एडवाइस कर सकते हैं। तो अमेरिकन्स के लिए सर्जरी 40 BMI के ऊपर एडवाइस की जाती है, जबकि एशिया में 37.5 पे हम लोग एडवाइस करते हैं। सिमिलरली अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के साथ में हम 32.5 BMI पे एडवाइस करते हैं, वो लोग 35 BMI पे एडवाइस कर सकते हैं। सो वी आर 2.5 BMI points lower than them. तो ये तो आपने बता दिया कि इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों में डिफरेंस मेन होता है एशियंस वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए BMI कैटेगराइजेशन के लिए। तो मैम, एग्जैक्टली ये सर्जरी क्या होती है? मतलब आप
क्या करते हैं एग्जैक्टली सर्जरी में, मतलब आप क्या चीज़ें चेंज करते हैं? ओके, सो एक तो पहली बात होती है टेक्निक ऑफ सर्जरी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। एक होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें कि हम लोग 4 या 5 छोटे छोटे कट्स करते हैं बॉडी में पेशेंट के, एंड पूरी सर्जरी उसमें से ही होती है। ये इतने ही छोटे कट्स होते हैं? हाँ, ये एक्चुअली इसमें आपको ट्रोकार बड़ा दिख रहा है, पर एक्चुअली कट तो इससे भी छोटा होता है, सिर्फ आधे सेंटीमीटर का ही होता है। और दूसरी टेक्निक होती है ये सिंगल इंसिजन सर्जरी, जिसमें कि सिर्फ नाभि के अंदर एक 2 सेंटीमीटर्स का इंसिजन होता है, छोटा सा कट होता है। पूरी सर्जरी सिर्फ उसमें से ही हो जाती है। फिर जब हम इसको निकाल देते हैं और जब ये कट हील हो जाता है, तो कोई भी निशान नहीं रहता है पेशेंट की बॉडी में। तो आप जैसे कि देखेंगे इस पूरे रीजन में कोई भी निशान नहीं है। सो ये 2 टेक्निक्स हैं। फिर अंदर हम लोग कैसे सर्जरी करते हैं वो डिपेंड करता है। सो 3 कॉमन टाइप्स की सर्जरीज हैं जो इंडिया में आजकल हो रही है। एक हम लोग बोलते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, एक होता है गैस्ट्रिक बाईपास, और तीसरा जो होता है वो है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। सो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि स्टमक को लॉन्जिट्यूडनली कट कर देते हैं। अच्छा। तो बनाना शेप स्टमक बन जाता है। ओके, सो बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो खाना जो भी पेशेंट खाते हैं तो वो नॉर्मल रूट से ही जाता है। तो इट्स उसमें कोई भी मैल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली आपका खाना कम हो जाता है, और जो हंगर हार्मोन होता है उसको ग्रेलिन कहते हैं, तो वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो भूख कम लगती है। तो जो कि डाइटिंग के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप कम खाते हो लेकिन आप ऑलवेज फूड के लिए क्रेविंग करते रहते हो, एंड यू आर ऑलवेज अनकंफर्टेबल। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। सो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में बेसिकली आपके स्टमक की साइज रिड्यूस होती है। और जो बाईपास सर्जरीज होती हैं उसमें हम लोग स्टमक की साइज भी रिड्यूस करते हैं, एंड इंटेस्टाइन को नीचे से लाके ऊपर जोड़ दिया जाता है। अच्छा। सो स्टमक को अंदर ही रखते हैं और बाईपास कर देते हैं। अच्छा। तो जो एक तो इंसान कम खा पाता है और खाना पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता है। अच्छा। थोड़ा मैल एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो दोनों सर्जरीज के इंडिकेशंस अलग अलग होते हैं। बाईपास सर्जरी में डायबिटीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो पेशेंट्स को डायबिटीज के हिसाब से फायदा ज्यादा होता है। तो 2 बेसिक टाइप की आप सर्जरीज आपने हमें बताई हैं। एक जिसमें हम सिर्फ पेट का साइज थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे भूख कम लगती है, जिससे हार्मोन्स आपको कम भूखा बनाते हैं, और जो दूसरा है उससे एक तो आप साइज कम कर रही है स्टमक का, और दूसरा अगर आप खा भी रहे हैं तो वो पूरी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कम आपके अंदर फैट्स जा रहे हैं, कम शुगर आपके अंदर जा रहे हैं, और उससे आपका वेट लॉस होता है। प्लस हार्मोनल चेंजेस भी साथ में होते हैं दोनों ही सर्जरीज में। तो आपने कहा कि डायबिटीज में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो क्या डायबिटीज अगर किसी को है और वो क्राइटेरिया में फिट होता है, तो क्या ये रेकमेंडेड है कि वो ये सर्जरी कराए? अगर वो ओबीज है और डायबिटिक है तो उसके लिए डेफिनेटली ये सर्जरी है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर डायबिटीज 32.5 बीएमआई अगर इंडियन का लेकिन अगर वो कोई थिन इंसान है, पतला है और सिर्फ डायबिटिक है, तो उनको सर्जरी नहीं इतना फायदा करेगी। क्योंकि वेट लॉस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। राइट। तो ओबीज डायबिटिक्स के लिए ये बहुत ही अच्छी सर्जरी है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मैम वेट लॉस आपने कहा इससे होता है, एक आप फैट नहीं निकाल रही हैं बॉडी के अंदर? जी नहीं, बिकॉज फैट धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट का वेट करीबन 1 साल लगता है कम होने के लिए। तो समझ लीजिए कि अगर किसी इंसान का वेट 150 किलोस है, उसका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए अराउंड 75 किलोस। तो वो इंसान 1 साल में करीबन 55 to 60 kgs वेट लॉस उसका होगा। वेट लॉस शुरू में बहुत फास्ट होता है, 3 महीने में ही करीबन 30-40 किलोस कम हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन एकदम से कुछ भी कम नहीं होता है। तो बेसिकली क्योंकि हमने खाना कम कर दिया है और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से फैट अपने आप मेल्ट हो जाता है। हम लोग कुछ निकालते नहीं है बॉडी में से। तो ये लाइपोसक्शन से बहुत अलग हो जाता है? बिल्कुल अलग है। लाइपोसक्शन में तो मैक्सिमम आप 5 to 8 लीटर्स का वेट लॉस कर सकते हो। उसमें आप खाली सुपरफिशियली फैट रिमूव कर रहे हैं। इसमें हम लोग इंटरनली जो बॉडी की इंजीनियरिंग है उसको ही चेंज कर रहे हैं। इसका टोटल मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। यहाँ पे हम 50 to 100 kgs के वेट लॉस की बात करें तो वो प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो नाज़रीन, आपने सुना एक बहुत ही अहम बात आज डॉक्टर ने हमें बताई है कि बेरियाट्रिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में बहुत डिफरेंस होता है। प्लास्टिक सर्जरी जैसे अक्सर हम सुनते हैं, जिससे वज़न अपने आप बहुत ही जल्द कम हो जाता है, जिससे इंसान सडनली मोटे से एकदम पतला हो जाता है, मगर वो एक सुपरफिशियल सर्जरी होती है क्योंकि उससे सिर्फ आपकी बॉडी की जो फैट है, जो चर्बी है, उससे निकाली जाती है। मगर बेरियाट्रिक सर्जरी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज किया जाता है ताकि आप ना सिर्फ कम खाएं मगर उसका अब्जॉर्प्शन भी कम हो।
तो जो इससे वेट लॉस होता है वो भले स्लो हो, वो 1 साल तक हो, मगर वो परमानेंट होता है बिकॉज ये सर्जरी लाइफ लॉन्ग रहती है। तो मैम अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली तो सर्जरी है, तो सर्जरी के साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई ना कोई रिस्क तो होंगे। आप इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं हमें? जैसे कि आपने कहा कि किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क डेफिनेटली होते हैं, पर ये सर्जरी उतनी ही सेफ है जितनी कि और बाकी की सर्जरीज होती हैं, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट या गॉल ब्लैडर सर्जरी। चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन अबाउट 1% होते हैं, सो 99% ये सर्जरी सेफ है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क होते हैं टू स्टार्ट विथ, क्योंकि इनमें ऑलरेडी काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं। तो देखने में ये ज़्यादा हेल्दी लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सो एक अच्छा सेंटर जहाँ के आपके पास ना कि बेरियाट्रिक सर्जन बल्कि बेरियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, नॉर्मल फिजिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, पूरी टीम रहती है। ये पूरी आपकी टीम होना बहुत बहुत ज़रूरी है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। एनेस्थेटिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कोई नॉर्मल एनेस्थेटिस्ट इन पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर पाते, तो ट्रेन एनेस्थेटिस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी टीम सेट है और यूज टू है इन पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सेट प्रोटोकॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। राइट। फॉलो अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हमारी टीम है न्यूट्रिशनिस्ट की, सो वी हैव 4 to 5 न्यूट्रिशनिस्ट ऑन द पैनल। न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग स्टमक का साइज छोटा कर रहे हैं, राइट। तो डेफिशिएंसीज होंगे, डेफिशिएंसीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें ये एक सर्जरी ऐसी है जिसमें कि आप पेशेंट को भूल नहीं सकते। एक बार आपका पेशेंट हो गया तो सारी ज़िंदगी पेशेंट आपके पास है। सो हमको फॉलो अप करना ही पड़ता है, एंड वी हैव टू टेल देम टू कम एटलीस्ट once a year to us। अगर वो सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। हाई रहते हैं। यस, एंड दैट इज़ लाइफ लॉन्ग, क्योंकि नॉर्मली लोग 2-3 साल के बाद ध्यान देना छोड़ देते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग। ओके। तो कॉम्प्लिकेशंस, अगर हमारे पास एक अच्छी टीम हो जी, तो कॉम्प्लिकेशंस हम काफ़ी हद तक कम कर सकते यस, हैं। वैसे भी कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ लेस देन 1%। 99% द सर्जरी इज सेफ। इट्स सेफ। यस। ओके। तो डॉक्टर, आपके एक्सपीरियंस जी। में आपने कितने लोगों को अभी तक ट्रीट किया है इस चीज़ के लिए? सो हमारे सेंटर में, ये सेंटर 2004 में स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, कॉर्ड्स वो स्टार्टेड बाय डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला इन 2004। तब से लेके अभी तक 12 साल हो गए। आई थिंक हम लोगों ने करीबन 4000 पेशेंट्स को अभी तक ऑपरेट किया है। ओके। या और इन 4000 पेशेंट्स के साथ आपने काफ़ी वेट लॉस भी देखा होगा। यस यस। सो बल्कि हम लोग, क्योंकि हम लोग सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स बहुत रेगुलरली करते हैं, तो जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं उनको हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं कॉफ़ी विद मूफी करके। तो उसमें हम उनको ऐसे ही इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए, यस, वी जस्ट इनवाइट देम एंड दे कम ओवर। तो हमें भी चांस मिलता है कि हम एक साथ 40-50 पेशेंट्स को मिल सकते हैं। तो पेशेंट्स उसमें आते हैं जिनके 6 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं। तो रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 10 साल पुराने पेशेंट्स आए थे, विच वॉज ओनली फॉर वुमेन। एंड बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि 10-10 साल तक उन्होंने वेट मेंटेन किया हुआ है। सो दे हैव लॉस्ट 50-60 किलोज एंड दे आर स्टिल मेंटेनिंग देयर वेट, विच इज़ आई थिंक हमारे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है। तो आपने इतनी लोगों की मदद की है, इतना वेट लॉस करने के लिए आपने इतना ज़्यादा काम किया है। डॉक्टर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि वुमेन भी आपके पास आते हैं, मगर नॉर्मली वुमेन डरती हैं ऐसी कोई सर्जरी कराने के लिए, बिकॉज वो सोचती हैं आगे जाके चाइल्ड बर्थ में कुछ प्रॉब्लम ना हो या आगे जाके और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो क्या ये सर्जरी मेन वुमेन दोनों के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सेफ है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज आती हैं जो कंसीव नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ ओबिसिटी। अच्छा। तो बाकी उनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, सिर्फ ओबिसिटी ही एक कारण है जिसकी वजह से वो नहीं कंसीव कर पाते हैं। एंड सर्जरी वर्क्स लाइक मैजिक फॉर देम। हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि सर्जरी के बाद 1 साल तक आप कंसीव मत करिए, क्योंकि वो एक्टिव वेट लॉस का पीरियड होता है, प्लस आपका खाना भी उस पीरियड में थोड़ा कम हो जाता है। बट वॉट वी नॉर्मली सी इज कि पीपल टेंड टू कंसीव उसके पहले ही उनको कंसीव हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, लोग थोड़ा वरी करते हैं कि बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें ऐसा देखा गया है कि जैसे कि अगर आप मदर हैं, आपको डायबिटीज़ थी, आप ओबीज थे, अगर आप
उसी स्टेज में आपका बेबी होता है तो उस बेबी के ओबीस होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। जबकि अगर आप सर्जरी कर लेते हैं और आपका वेट लॉस हो जाता है, आपकी डायबिटीज़ चली जाती है एंड देन यू हैव अ बेबी, तो वो बेबी के डायबिटिक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो बेबी ओबीस भी नहीं होगा आगे जाके। यानी आप ना It's a सिर्फ positive मदर thing. को, आप बेबी को भी Yes. इन एडवांस तो ट्रीट आप कर रही आपके जो हैं। बैड जीन्स है वो आप बेबी को नहीं देते नहीं देते हैं। यस, सो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग एक्चुअली। मैम एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी जो शायद रिलेटेड भी ना हो, बट इतनी ओबेसिटी हम आज क्यों देख रहे हैं? जो जिस मोटापा के बारे में आप बात कर रहे हैं वो नॉर्मल मोटापा नहीं है, यानी BMI 37.5 होना, 32.5 होना, इतनी बीमारियां होना, तो ये आजकल क्यों हो रहा है इतना? सो आई थिंक बेसिकली हम लोग सब काफ़ी हद तक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं ओबीस होने के लिए एंड डेफिनेटली हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है इट इज़ नॉट हेल्पिंग। सो अगर हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखेंगे तो दे आर ऑल स्टक टू देयर फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स। सो बाहर की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। सो आई थिंक दैट इज़ एडिंग अ लॉट टू द इंक्रीज इन ओबेसिटी। प्लस जो फास्ट फूड सेंटर्स इतने सारे स्प्रिंग अप हो गए हैं आजकल, द मॉल कल्चर, आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली एडेड टू ओबेसिटी। इंडिया में हम लोग कहने को तो वेजिटेरियन है लेकिन हमारी जो फ्राइड फूड खाने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से आई थिंक ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। और अगर आप टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में देखेंगे तो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। और इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, लैंसेट का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, विच सेड कि 1 in 5 पीपल आर ओबीस। तो जितना मैलन्यूट्रिशन है उससे ज़्यादा ओबेसिटी हो गई है। तो नाज़रीन, आपने सुना एक मुलाकात डॉक्टर के साथ में हमेशा हमारी यही कोशिश रही कि आप सबको आगाह करें कि ये जो बीमारी हो रही है ओबेसिटी यानी मोटापा, ये मामूली बीमारी नहीं है और इसकी वजह हम अपने आप में अगर झांके देखें तो हम ही इसकी वजह है। क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम ज़्यादातर मूव नहीं करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हमारे खाने का पैटर्न चेंज हो गया है, हम ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं, ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है कि आपको आगाह करें कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करें तो आगे जाकर आपको बेरियाट्रिक सर्जरी भी शायद करानी पड़ सकती है। तो अगर आप अभी से अपनी तबीयत का ध्यान दें तो आगे जाकर ये चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकती है। नाजरीन, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एक मुलाकात डॉक्टर के साथ चैनल विन पर।